हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी बहुत बेहतरीन मुलाकात अपने एक बहुत बेहतरीन चैनल पर हो गई है। और चैनल के साथ साथ ही हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपना एक बहुत बेहतरीन सीरीज, जिसका नाम है भैया हमारा एकलव्य सीरीज। एकलव्य सीरीज क्या है, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 1 पे दे दी गई है। आप लोग लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करिए। आज फिलहाल इस सीरीज का होने वाला है लेक्चर नंबर 19। जी हाँ, आपकी सीरीज आज की आपके 19 लेक्चर पे पहुंच गई है। 19 लेक्चर आज का आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस नामक चैप्टर का सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसके पीछे हमने 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। कौन कौन से चैप्टर? तो माइक्रोब्स आपका कंप्लीट हो गया क्लास 12 बोर्ड के बच्चों के लिए, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंप्लीट हो गया, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी नामक 4 चैप्टर आपके 100% एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा फिर से शुरू होने चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस नामक चैप्टर। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इसमें आपको क्या पढ़ाया था? पिछले लेक्चर में हमने मेनली आपको इसमें ये बताया था कि किस प्रकार से किसी रिकॉम्बिनेंट को हम लोग बनाते हैं और बनाने के बाद हम लोग उसको अपने होस्ट, मतलब जो हमारा बैक्टीरिया है, उससे किस प्रकार से हम लोग उसकी फोटो कॉपी करवाते हैं। तो अगर आपको रिकॉम्बिनेंट तक का टॉपिक देखना है तो आप इसी सीरीज का, मतलब इसी वीडियो से एक वीडियो पहले लेक्चर नंबर 18 को देख सकते हैं। आपका 100% रिकॉम्बिनेंट के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। साथ ही साथ बायोटेक होता क्या है उसका पूरा, अगर आप एक प्रकार से समरी जानना चाहते हैं तो वो वाला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? तो आज का भैया हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है, जिसका टॉपिक का नाम क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल। हमारे साथ में लिखते हुए चलिएगा। आज का जो आपका टॉपिक होगा उसका नाम है भैया कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट। ये क्या चीज है भैया? देखिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम जो रिकॉम्बिनेंट अपना बनाते हैं उसको हम लोग नेचुरली एक, मतलब क्या करते हैं, हम लोग एक लेते हैं क्या? इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड से हम उसके अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच करवाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके बना लेंगे रिकॉम्बिनेंट। यही इतना करते हैं। लेकिन अब हमने कुछ हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे आर्टिफिशियली बनाना चाहा। तो उन्होंने इसमें क्वेश्चन आपका मेनली आपके पेपर में पूछेगा कि साइंटिस्ट थे कौन? तो 2 साइंटिस्ट थे, जिसमें पहले साइंटिस्ट का नाम है स्टैनले कोहेन और दूसरे हमारे साइंटिस्ट हैं हर्बर्ट बोयर। क्या नाम है इनका भैया? इनका नाम है आपका हर्बर्ट बोयर। ठीक, अच्छा, दोनों हमारे जो साइंटिस्ट जी हैं इन्होंने क्या क्या काम किया था? तो इन्होंने मेनली किया क्या था? इन्होंने अपने वर्क को 1972 में किया था और मेनली इन्होंने एक बैक्टीरिया को यूज किया था। इन्होंने यूज किया था एक बैक्टीरिया को जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। अभी जब आप लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे इसी लेक्चर में या इसी चैप्टर में तो आपको एक जगह मिलेगा आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। इन्होंने क्या यूज किया था? इन्होंने आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट यूज किया था। तो दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, उसमें भी साइंटिस्ट का नाम आता है, इसमें भी साइंटिस्ट का नाम आता है। तो कभी आर्टिफिशियल प्लाज्मिड आपसे पूछे तो आप लोग रिकॉम्बिनेंट वाले साइंटिस्ट का नाम मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। इसमें पूछा गया है आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनेंट पहली बार किसने बनाया? तो 2 साइंटिस्ट थे, जिसमें पहले का नाम है स्टैनले कोहेन, दूसरे का है हर्बर्ट बोयर। 1972 में इन्होंने फॉर्मेशन किया। किस बैक्टीरिया को यूज करके? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। अभी तक हम लोग इकोलाई बैक्टीरिया को यूज कर रहे थे नेचुरल में, इन्होंने आर्टिफिशियल में किसको यूज किया? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या? वही कंडीशन था, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस, वही इनका जो था क्या? इनका वही वाला बैक्टीरिया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। अच्छा, इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था
कि इकोलाई का प्लाज्मिड निकाल के हमने जो रिकॉम्बिनेंट बनाया था उसको दोबारा इकोलाई के अंदर ही पेस्ट कर दिया था। तो ये भी इकोलाई था और ये भी इकोलाई। इस बार क्या होगा, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार सेम वाला प्रोसेस नहीं करेंगे। इस बार हम साल्मोनेला टाइफीम्यूडियम नामक बैक्टीरिया को यूज करेंगे और इसका प्लाज्मिड निकाल के जो हम आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे उसको इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे। अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा हो ये चीज, क्योंकि सचमुच ये टफ है, तो आप पहले इसका पुराना वाला लेक्चर देख के ही आइए, क्योंकि ये झेलना आसान काम नहीं है भैया, हल्का फुल्का चैप्टर नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो आप लोग समझदार हैं। अच्छा, इन्होंने प्लाज्मिड निकाला इसका, इसी बैक्टीरिया का, साल्मोनेला टाइफीम्यूडियम का। किया क्या, कुछ नहीं, इनके पास कहीं से रहा होगा वही पुराने लेक्चर में बताए थे जीन ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहला काम करेंगे कि ये मॉलिक्यूलर सीजर मतलब आरी से काट लेंगे। कौन सी आरी, वो वाली आरी नहीं, आप लोग लेक्चर पिछला वाला देखेंगे तो समझ में आएगा। आरी मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। काटेंगे तो क्या होगा, इसमें इसका थोड़ा पार्ट काट लेंगे तो ये अलग ऐसे दिखने लगेगा। अगर इसको थोड़ा बड़ा हम बनाएं तो इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका पार्ट काट लिए और जितनी दूर काटेंगे उतनी दूर यही वाला जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इस डब्बे को लाके लगा देंगे। हमारा जो है ये भैया बन के तैयार हो गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट को हम लोग क्या करेंगे, हम निकाले हैं साल्मोनेला टाइफीम्यूडियम से, लगा देंगे इकोलाई के अंदर। तो यहाँ पे हमने बैक्टीरिया को बदल दिया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। अच्छा, इकोलाई के अंदर लाके इसका प्लाज्मिड इसी के अंदर इंसर्ट कर दिए। जब इसके अंदर इसका हम लोगों ने प्लाज्मिड को इंसर्ट कर दिया तो हमारा फायदा जो था वो निकलना शुरू हो गया और हम लोगों ने बिल्कुल आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनेंट को बना लिया था। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है। हाँ, एक क्वेश्चन आता है, रिकॉम्बिनेंट जो हमारा ये बना है इसे हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। इस रिकॉम्बिनेंट को अगर हम लोग इसके अंदर डालते हैं तो इसके अंदर मतलब रिकॉम्बिनेंट को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और जो इसके अंदर ये आया है, जो हमने रिकॉम्बिनेंट इसके अंदर जो डाल दिया, इस रिकॉम्बिनेंट को हम लोग कहेंगे भैया ट्रांसफॉर्मेंट। इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड को डालना, रिकॉम्बिनेंट को डालना ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो प्रोसेस जिससे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। और रिकॉम्बिनेंट क्या है, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट। बस इतना ही, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा एक इसमें नया टॉपिक शुरू होता है, इसी से रिलेटेड है पर थोड़ा सा हमारा नया टॉपिक हो जाता है। तो ये जितना था इसको याद रखे रहिएगा। फिर क्या है आपका, फिर इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिलहाल ये इतना बता रहा है कि जो हमने मतलब जो इकोलाई के अंदर हमने अपना प्लाज्मिड डाला था, जो हमने इकोलाई के अंदर अपना ये प्लाज्मिड डाला था, इसका एक भैया कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। फीचर क्या था, ये ड्रग रेजिस्टेंट जीन था। मतलब आसानी से इसे मारा नहीं जा सकता। मतलब जो हमारा जीन है उस पे आप कोई भी ड्रग डालिए लेकिन वो जल्दी से मरेगा नहीं, खराब नहीं होगा। तो अच्छी बात है, हम चाहते हैं हमारा जो जीन है वो लंबे समय तक टिका रहे, इसीलिए तो हम कोशिश करते हैं। तो ये जीन जो है ये ड्रग रेजिस्टेंट है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, फिर क्या है, फिर इसका एक कंडीशन देती है एनसीईआरटी टूल्स, वो हथियार जो डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए, वो क्या क्या होते हैं, कैसे भैया हमारा रिकॉम्बिनेंट बनेगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें जरूरत किसकी है, सबसे पहले हमें जरूरत है डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम की। अब ये क्या है, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम क्या है, सबसे पहला तो डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। पिछले लेक्चर में हमने आपको 3 एंजाइम बताया था जिसका हमें यूज पड़ा था। पहला तो वही अपना आरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, ये भी बता दिए थे। इसी को हम लोग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा।
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ही चीज है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा एनसीईआरटी कहता है पॉलीमरेज एंजाइम। क्या है भैया, पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज चाहे जो कहिए, दोनों एक ही चीज है। पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है, कुछ नहीं, डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाने में मदद करता है। डीएनए की मल्टीपल कॉपी फॉर्मेशन में ये मदद करता है। कैसे, जो हमने आपको बिल्कुल लास्ट लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में बताया था, एक इकोलाई के अंदर डालेंगे, वो जितना रिप्रोडक्शन करेगा बहुत सारे इकोलाई के बच्चे में भी जाएगा। तीसरा हमने पढ़ा था डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है, डीएनए लाइगेज को ही हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से भी जानते हैं। जितने बच्चों को मॉलिक्यूलर ग्लू याद आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आया देखिए, ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना ऐड किया है, इसको ऐड करने के लिए भाई मान लो पन्ना फट गया तो चिपकाएंगे, उसी तरह से दोनों अलग अलग है ना, इनको कैंची से काट के हमने दोनों को अलग किया, अब एक में जोड़ना है तो क्या होगा, इनको चिपकाने के लिए एक हमको ग्लू की जरूरत पड़ेगी। इसी ग्लू को हम लोग क्या कहते हैं, इसी ग्लू को हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू या डीएनए लाइगेज के नाम से जानते हैं। तो डी मतलब रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए पहला चीज किसका यूज हुआ, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम। मैनिपुलेटिंग का मतलब होता है अदला बदली, हेरा फेरी करने के लिए। तो ये तीनों हेरा फेरी ही तो है, एक में हम काट रहे हैं, एक में मल्टीपल कॉपी बना रहे हैं, एक में हम लोग चिपका रहे हैं। दूसरा किसका जरूरत पड़ेगा, देखिए दूसरा हमें जरूरत पड़ेगा भैया एक वेक्टर का। वेक्टर क्या है, वेक्टर मतलब वही प्लाज्मिड। अच्छा, इसी लेक्चर में भी आप आगे पढ़ेंगे कि एक वेक्टर और होता है जिसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज अगर हम आपसे पूछे बैक्टीरियोफेज क्या है, तो आधे से ज्यादा लोग कहेंगे बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया है, लेकिन आप गलत है। बैक्टीरिया को फेज करने वाला मतलब खाने वाला, बैक्टीरिया को खाने वाला एक वायरस होता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। फेज मतलब होता है खाना खाना। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग राइस फेज है मतलब चावल को खाते हैं, वीट फेज है गेहूं को खाते हैं। उसी तरह से जो बैक्टीरिया को खाए वायरस है वो, उसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज। अच्छा, तीसरा क्या है, तीसरा है होस्ट। होस्ट मतलब क्या, वही जो बैक्टीरिया हम लोग ले रहे हैं, जैसे इकोलाई लिया था, जैसे अभी हमने इसमें सबसे पहले किस बैक्टीरिया को पढ़ा, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को पढ़ा। तो ये सब हमारे होस्ट होते हैं जिनके अंदर से हम प्लाज्मिड को निकाल के पूरा एक्सपेरिमेंट करके फिर से उन्हीं के अंदर प्लाज्मिड डाल दें, उन्हें हम लोग कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं, होस्ट। घोस्ट नहीं, घोस्ट माने भूत होता है, ये होस्ट है। इसी में तीसरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आरी। आरी मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या एक प्रकार की कैंची। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या एक प्रकार की कैंची, जिसको कितने नामों से जानते हैं हमने आपको पीछे बता दिया। एनसीईआरटी कहती है इसका खोज कैसे हुआ था। तो देखिए, एक बार की बात है, वो बात है करीब 1963 की। इन द ईयर 1963 दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे। क्या चीज एनसीईआरटी कहती है, 2 एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल। इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, किस चीज के लिए हम पढ़ा रहे हैं। अभी आप जब थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 1963 में 2 एंजाइम मेनली रिस्पॉन्सिबल थी फॉर रेस्ट्रिक्ट मतलब रोकने के लिए। किसको भैया, देखिए भैया इसको समझते हैं। कह रहा है कि एक बार की बात है 1963 में कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर एक प्रकार का वायरस आया जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। अच्छा, वो आया, उसने क्या किया, उसने अपने बॉडी से, ये वायरस वो कुछ इस प्रकार से होता है, इसका पैर ऊपर भी निकला रहेगा, यहाँ से ऐसे इसका पैर रहेगा, यहाँ से पैर रहेगा, यहाँ से पैर रहेगा, यहाँ से ऐसे। बैक्टीरियोफेज का तो आप लोगों ने फिगर देखा ही होगा। तो ये क्या करता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर डाल देगा इकोलाई के। अब इकोलाई का जो प्लाज्मिड है बेचारा, इसको पता है नहीं। आइए, समझदार है बैक्टीरियोफेज, ये क्या करेगा, इसका जो थोड़ा सा, इसी में से थोड़ा सा जो जीन है, थोड़ा सा जीन वो आएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। अब इसका काम खत्म, अब ये चला गया।
अब ये चला गया, लेकिन चला तो गया, लेकिन इसने एक काम कर दिया। एक काम क्या किया, अब ये जितना जनरेशन बनाएगा सब के अंदर ऑटोमेटिक बैक्टीरियोफेज ही बैक्टीरियोफेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने अपना जो डीएनए था उसको इसके प्लाज्मिड में डाल दिया। हम लोग भी तो यही करते हैं, प्लाज्मिड मतलब फोटोकॉपी मशीन, तो फोटोकॉपी में चाहे जो भी डालोगे उसकी फोटोकॉपी हो जाएगी। तो कह रहा है कि उसमें से हमें देखने को मिला कि इस बैक्टीरियोफेज के अंदर जब बैक्टीरियोफेज ने इकोलाई के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डाला था तो कुछ एंजाइम ऐसे थे जो इसको काट दे रहे थे। मतलब उसने जैसे डाला वैसे इसने इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अच्छा, ये कौन सा एंजाइम था? यही एंजाइम था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे हम लोग कहते हैं आरी कहते हैं। अच्छा, दूसरा चीज इसमें लिखा है 2 एंजाइम, तो एक एंजाइम तो हमारा आरी हो गया जिसने इसकी जेनेटिक मटेरियल को काट दिया, वो फैल ही नहीं पाएगा। दूसरा एंजाइम कौन था? तो दूसरा एंजाइम भैया इसमें एक और था जिसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, और उसका नाम होता है मेथाइलेज, डीएनए मेथाइलेज। वो क्या करता है, यहाँ पे जो इसका प्लाज्मिड वाला प्रेजेंट है, जब मान लीजिए ये अपना इसके अंदर डालेगा ये अपना जेनेटिक मटेरियल, तो ये इसके प्लाज्मिड के दीवार पे जाके क्या करेगा, मिथाइलेज मतलब मेथाइल ग्रुप लगा देगा। तो ये क्या करेगा, अगर इसको हम कायदे से दिखाएं तो मान लीजिए ये इसका प्लाज्मिड है पूरी तरीके से, तो इसके वॉल पे जाके जगह जगह CH3 और CH3 वाला बॉन्ड हर जगह लगाता हुआ चला जाएगा। CH3 जब लगा देगा तो CH3 को हम लोग कहते हैं मेथिल। क्या कहते हैं? मेथिल। अच्छा, जैसे ही CH3 लगा वैसे क्या हो गया, इसका हो गया मेथाइलेज। ये जो हमारा प्लाज्मिड है नॉर्मल सा, अब ये हो गया, इसका हो गया भैया मिथाइलेज। अब मिथाइलेज हो गया तो क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारा आरी इसको ना भी काट पाया, क्योंकि काटने का काम तो इसी को है, ये जो हमारा है इसको टुकड़ों टुकड़ों में काट देगा। अगर इसको ना काट पाया हमारा एंजाइम, तब भी अब ये इस प्लाज्मिड के ऊपर जाके हावी नहीं हो सकता, क्योंकि प्लाज्मिड भैया खुद से ही मिथाइलेज मतलब मिथाइल ग्रुप है, जैसे आएगा वैसे इसको हटा के तुरंत फेंक देगा ताकि इसके अंदर इसकी ग्रोथ ना हो पाए। तो यहाँ पे 2 एंजाइम थे, उसी में एक एंजाइम था हमारा जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इससे कुछ फायदा हुआ? इससे फायदा तो बहुत कुछ हुआ था, जो कि इसके अंदर भैया ग्रोथ नहीं हो पाती थी बैक्टीरियोफेज की, इकोलाई के अंदर कैसे नहीं होती थी हमने आपको दिखा दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद भी क्या है, इसका एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। क्वेश्चन इसका क्या बनता है कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, मतलब पहला हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या एंडोन्यूक्लियेज क्या था, क्योंकि अभी हमने आपको पीछे बताया इसी को एंडोन्यूक्लियेज भी कहते हैं। उसका नाम था हिंद सेकंड। सीधे इसे चमचमाता हुआ क्वेश्चन आपके सामने आपके पेपर में आ जाएगा। हिंद सेकंड आप लोग टिक लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। दूसरा चीज क्या है, आरी। मान लीजिए हमारे पास कैंची है, हम चाहे तो उसको चाहे जहां चला दे, जहां चलाएंगे वो काट देगा, क्योंकि उसका नेचर है काटना, कैंची का काम है काटना। लेकिन जो हमारा ये वाला आरी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये वाला जो कैंची है, इसको स्पेसिफिक सीक्वेंस पता है। मतलब क्या है, इसको स्पेसिफिक सीक्वेंस पता है कि आखिर काटना कहाँ है, कहीं भी नहीं काटता। जैसे ये मान लीजिए डीएनए है तो पूरे डीएनए को नहीं काटेगा, सिर्फ जितनी दूर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है, मतलब जिस जीन को हम बचाना चाहते हैं, जिसका हमें काम है, सिर्फ उसी को आएगा। एक कैंची इधर से लगा के इसको काट के अलग कर देगा, एक कैंची इधर से लगाएगा इसको काट के अलग कर देगा, और ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। ये इसका कंडीशन है। तो हमेशा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही कट करता है। आप लोग इसको भी समझ लीजिए, बहुत बेहतरीन पॉइंट था। अच्छा, उसके बाद क्या है, आइए देखते हैं उसके बाद जो भी टॉपिक हो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एनसीईआरटी कहती है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या हम लोग इसको लिख सकते हैं एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं एक्सोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन दोनों का काम क्या है, एंडोन्यूक्लियेज हमारा जो है वो क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियेज जो है वो क्या करता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा पीस दिया गया है डीएनए का, ये हमारा पूरा डीएनए का पीस दिया गया है, तो
तो जो डीएनए को अंदर से काटेगा, इंडोन्यूक्लियेट मतलब जो डीएनए को मिड से काटे, मिड से बिल्कुल बीचों बीच या अंदर किसी पॉइंट से कट कर दे, उसे हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियेट। और जो बाहर, क्योंकि इंडो मतलब अंदर होता है, एक्सो मतलब बाहर, जो बाहर से कहीं काट दे डीएनए को आउटसाइड या कॉर्नर से, उसे हम लोग कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। लास्ट में आपका देता है एक टॉपिक जिसका नाम है भैया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। उसके पहले देता है पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, फिर सीक्वेंस हम लोग समझते हैं। देखिए पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लेटर, जैसे एनसीईआरटी आपका एग्जाम्पल देता है भैया मलयालम, क्या देता है एग्जाम्पल, मलयालम। आप लोग गारंटी से हम कहते हैं कि चाहे इसको आप आगे से पढ़िए और चाहे पीछे से, दोनों तरफ से मलयालम सेम है। जैसे कुछ एग्जाम्पल, ये तो एनसीईआरटी का है, कुछ हम अपने पास से बताएं तो जैसे लेबल, LEVEL, या जैसे आपका मैडम जो अंग्रेजी का शब्द है मैडम, इसको भी तो आप लोग चाहे आगे से पढ़ लीजिए चाहे पीछे से। तो जब एनसीईआरटी कहती है कि दोनों साइड से, चाहे आगे से चाहे पीछे से, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, बोलने का तरीका है, वो बिल्कुल सेम हो, ऐसे वर्ड को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक वर्ड। अच्छा, अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस में बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं, बस बिल्कुल इसी तरह से डिपेंडेंट है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है, कहता क्या है। तो देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आप लोग हेडिंग लिखिएगा और चेक करिएगा कि ये कहता क्या है। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड reads the same from both the end of DNA। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियोटाइड, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड डीएनए के दो टाइप हैं। तो मान लीजिए दो धागे हैं डीएनए के, हमने इसको खोल के अलग अलग कर दिया। अब एक साइड हमने क्या लिख दिया, एक साइड हमने लिख दिया ATGC, फिर CGTA। अब इस साइड में ऐसे ही लिख दें ATGCCGTA, ये सब क्या है, बेस पेयर है। अब इसको आप चाहे इस साइड से पढ़ लीजिए चाहे इस साइड से, दोनों साइड से आपको सेम मिलेंगे। तो इसी सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसमें दो स्टैंड होते हैं, बोथ द एंड एनसीईआरटी लिखती है। तो एक साइड 5 प्राइम से 3 प्राइम, अच्छा दूसरी साइड इधर से 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो 5 और 3 होता है। कभी 5 ना लिख दीजिएगा गलती से, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कह रही है एनसीईआरटी की, जैसे हमने इसको बताया डीएनए, तो मान लीजिए ये आपस में डीएनए है। अब दोनों साइड से बेस पेयर जुड़े हैं, बेस पेयर जुड़े हैं। बेस पेयर क्या है, यही जो हमारा ATGC है, इसी को हम लोग कहते हैं बेस पेयर। अच्छा, A के सामने हमेशा T होगा, T के सामने हमेशा A होगा, G के सामने C और C के सामने G। तो ये जो बीच में इसको डंडा जो आपस में जोड़ के रखा है, ये जो स्टैंडोआ है, जो बॉन्डोआ है, ये हमेशा हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर डीएनए के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन का बॉन्ड बना होता है। उसके बाद भैया एनसीईआरटी एक नई हेडिंग देती है जिसका नाम है क्लोनिंग वेक्टर। क्या नाम है, क्लोनिंग वेक्टर। अच्छा, क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है, देखिए क्लोनिंग वेक्टर का कहने का मतलब है, एनसीईआरटी कहती है कि जैसे आप लोग अगर रिकॉम्बिनेंट समझ गए हो पूरी तरह से, तो एनसीईआरटी कहती है कि रिकॉम्बिनेंट का काम है क्लोन करना। क्या काम है, क्लोन करना। क्लोन कैसे करेगा, क्योंकि प्लाज्मिड से ही रिकॉम्बिनेंट बना, और प्लाज्मिड को ही हम लोग फोटोकॉपी मशीन कहते हैं। तो फोटोकॉपी मशीन के अंदर क्या होता है, हमेशा फोटोकॉपी होता रहता है। जैसे अगर इन दोनों टर्म को पकड़े तो ये हमारा है प्लाज्मिड,
इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि फोटोकॉपी की जैसे हमारे यहाँ पहले हमारे यहाँ फोटोकॉपी थी, तो वैसे किसी बैक्टीरिया इकोलाई के अंदर पहले हमारे यहाँ इसके अंदर खुद की एक डीएनए मटेरियल मौजूद था। इसके पास एक एक्स्ट्रा प्लाज्मिड भी होता है। अब ये तो इसके बॉडी का काम करेगा, लेकिन ये क्या करेगा? ये एक एक्स्ट्रा इसके पास पड़ा हुआ है, इसका कोई काम नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड, इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड, या इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर। ये काम क्या करता है? वेक्टर मतलब होता है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी का काम क्या है? गाड़ी का काम है सवारी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो हमारे पास कोई हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, एक ऐसा जीन था जिसका काम था, हम सोच रहे थे ये जो डब्बा है इसी की फोटोकॉपी हो जाए तो ठीक रहे। हमने क्या किया? थोड़ी दूर इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के डब्बा ला के ही लगा दिया। अब इसके जितने बच्चे होंगे उतनी बार इसका क्या है? प्लाज्मिड लगातार फोटोकॉपी करके अपने बच्चों के अंदर इसको भेजता रहेगा। तो यही आपका टॉपिक कहता है क्लोनिंग वेक्टर। हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो बार बार हमारे रिकॉम्बिनेंट को क्लोन करता रहे, मतलब फोटोकॉपी करता जाए और कभी रुके ना, क्योंकि जितना फोटोकॉपी होगा उतना ज्यादा दूर तक हमारा प्रचार होगा, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का पहुंच बढ़ेगा। यही सीधा सा इस टॉपिक का कहने का मतलब होता है। हमारे हिसाब से आप इसको समझ गए होंगे। एनसीईआरटी कहती है भैया कि कई बार तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे कोई प्लाज्मिड है, तो कोई प्लाज्मिड तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 कॉपी बनाता है। कोई ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो 15 से 20 बनाते हैं। कोई ऐसे भी प्लाज्मिड होते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड का मूड है जितना कॉपी की उसको जरूरत हो उतना बना देगा। कोई ऐसे हैं जो लगभग 100 बनाते हैं, और कोई प्लाज्मिड ऐसे हैं जो 100 से भी ज्यादा मतलब 1000 में बनाते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा डाटा है आपकी किताब में, जब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद आपकी एनसीईआरटी एक पॉइंट देती है जिसमें कहती है कि अगर हम लोग अपने वेक्टर की बात करें, मतलब वेक्टर क्या चीज है? वही आपका प्लाज्मिड। तो अगर हम लोग प्लाज्मिड की बारीकी से बात करें तो प्लाज्मिड कहता क्या? ये है आपका प्लाज्मिड। क्या चीज है? प्लाज्मिड, वही जिस प्लाज्मिड की हम बात कर रहे हैं। इसी में हम लोग लाके जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर लगा देंगे तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की ये लगातार फोटोकॉपी करेगा। लेकिन जैसे फोटोकॉपी मशीन में एक स्टार्ट करने वाली बटन होती है, वो बटन ये दबाओगे तभी फोटोकॉपी शुरू होगा, उसी तरह से प्लाज्मिड के पास उसका खुद का एक जगह होता है जिसे हम लोग कहते हैं ORI साइट। ये ORI साइट का मतलब होता है, ORI का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या नाम होता है इसका? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। जहां से रेप्लिकेशन को ही हम लोग लोकल में टर्म यूज करते हैं रेप्लिका को ही हम लोग कहते हैं फोटोकॉपी। मतलब जब हम किसी प्लाज्मिड के द्वारा किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट की फोटोकॉपी करेंगे तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? उस मशीन के बटन को दबा के, तभी फोटोकॉपी शुरू होगा। तो प्लाज्मिड का जो बटन होता है स्टार्ट करने वाला, उसे हम लोग कहते हैं ORI साइट। अच्छा, इसके पास एक जगह और होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। ये क्या चीज है? आइए इसी में देख ले। देखिए, किसी समय हमारे प्लाज्मिड पूरा रहा होगा। अच्छा, हम इस प्लाज्मिड में जैसे यहाँ हमने एक कोने में जोड़ दिया था, जो डब्बा भी जोड़े थे ब्लू, जिसको मिटा के फिर से ब्लैक कर दिए, क्या उसको हम ऊपर भी जोड़ सकते हैं? भाई, क्या इस प्लाज्मिड में ऊपर भी हम जोड़ सकते हैं? यहाँ भी जोड़ सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ भी ORI के ऊपर भी, यहाँ भी नहीं। ये गलत हो जाएगा। तो सही तरीका क्या होगा? तो देखो इसका सही तरीका क्या होता है। एनसीईआरटी कहती है कि आप कहीं भी इसको नहीं जोड़ सकते। इसको जोड़ने का कुछ एक स्पेसिफिक तरीका होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे ORI साइड बना था, ये जैसे था वैसे बना दिया। एनसीईआरटी कहती है कि दोनों साइड, मतलब एक प्लाज्मिड में लगभग 2 साइड छोटे छोटे जगह बने होते हैं। ऐसे 2 टिक लगा होता है कि आप इतनी दूर से इतनी दूर भर में जो मन करे जोड़ लीजिए। इस प्लेस को हम लोग कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर।
मतलब जैसे आपको मान लीजिए कि किसी जगह जाना हो भैया, तो आपको क्या करते हैं, आप पहले जगह सिलेक्ट करेंगे ना कि गाड़ी लेके निकल रहे हैं, उतना तेल भराएंगे। किसी टूर पे जब मान लीजिए दिल्ली से बंबई जाना है, बंबई मान लीजिए कोई जू देखने जाना है, चिड़ियाघर, तो उस हिसाब से व्यवस्था करके जाएंगे। उसी हिसाब से अगर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ना है तो प्लाज्मिड में पहले हम चेक करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर कहाँ है। क्यों? क्योंकि उसी सिलेक्टेबल मार्कर में हमें दो जगह मिलेंगी। उन दो जगहों पे क्या होगा, उन दो जगहों पे लगा होगा छोटा छोटा निशान। कैसा निशान लगा होगा? ऐसा निशान जैसे आप क्लिनिक प्लस शैम्पू देखें तो उसमें बगल में फाड़ने के लिए दिया रहता है कि यहीं से इसको फाड़ो, और कहीं से फाड़ोगे तो मजबूत पैकिंग है, यहाँ से फाड़ोगे किनारे से फट जाएगा। उसी तरह इस प्लाज्मिड के सिलेक्टेबल मार्कर पे दो जगह दी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोनिंग साइट। क्या कहते हैं? क्लोनिंग साइट। ये क्या चीज है? इन्हीं को हम लोग इतनी दूर के हम लोग क्या प्लाज्मिड को निकाल करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर लगा देते हैं। तो अब आप कंफ्यूज ना होइएगा कि आखिर हम इसे लगाते कैसे हैं। ये इसका एक मेन टर्म होता है, मेन इसका भैया एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक मेन तरीका होता है, शुद्ध तरीका जिसे हम लोग प्लेस करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? प्लाज्मिड के अंदर तीन चीज हमने पढ़ा। पहला चीज ORI साइट जो इसको स्टार्ट करता है, दूसरा हमने सिलेक्टेबल मार्कर, वह एरिया जहां लगाते हैं उसके अंदर एक प्रॉपर जगह दिया जाता है जहां से इसे हम कट कर सकते हैं, उस जगह को कहते हैं क्लोनिंग साइट। तो यहां तक हम इसमें कंप्लीट करवाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके मिलेंगे। उम्मीद है अगर आप लोग तसल्ली से जैसे हम पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे वैसे लेक्चर देखेंगे, पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा कि हम कह क्या रहे हैं। अब आप जो पढ़ने आए थे वो आप पढ़ चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।